नमस्कार दोस्तों। MAPS 09 पॉलिटिकल साइंस का फाइनल ईयर में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वाला पेपर यही है। तो मैंने इस वीडियो को दो भागों में बांटा है। पहले 10% सेक्शन ए में रखे हैं और उसके बाद सेक्शन बी में प्रश्न रखे हैं। इस पेपर में आपका अधिक से अधिक स्कोर आए, इसलिए मैंने इस वीडियो पर बहुत मेहनत करके कुछ सिलेक्टेड प्रश्नों का जिक्र किया है जिनके एग्ज़ाम में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। वीडियो की लेंथ ज़्यादा होगी तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट सूचना और है कि इस वीडियो की मैंने PDF बनाई है, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ आपको ये मिल जाएगी। उसको देखने के लिए आपको पासवर्ड चाहिएगा, तो वो पासवर्ड मैंने वीडियो के बीच में बताया है। तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें दो ही सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। बाकी सब पेपर के अंदर सेक्शन ए, बी और सी 3 पार्ट होते हैं। इसमें खाली ए और बी 2 ही पार्ट हैं और इसमें दोनों में एक एक प्रश्न आपको करने अनिवार्य है। खाली आपको ऐसे टाइप लिखना है जिसकी शब्द की अधिकतम सीमा है वो 1000 शब्द है। कहने का मतलब है 8 से 9 पेज आपको एक प्रश्न को देने हैं। तो चलिए, प्रश्न नंबर पहला क्या है? क्रांति पर अरस्तु के विचार बताइए। तो आंसर है, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के 5वें अध्याय में क्रांति का बहुत ही वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और व्यापक विश्लेषण किया है। प्लेटो की तरह अरस्तु ने क्रांति को केवल एक खूनी संघर्ष या सत्ता परिवर्तन नहीं माना, बल्कि उनके अनुसार संविधान या शासन प्रणाली में होने वाला कोई भी छोटा या बड़ा परिवर्तन क्रांति है। अब अरस्तु के विचारों की निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। तो क्रांति का अर्थ क्या है? रिवॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? तो मीनिंग यह है कि अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ केवल सरकार बदलना नहीं है, बल्कि इसके कई रूप हो सकते हैं। जैसे कि एक संविधान से दूसरे संविधान में परिवर्तन होना, जैसे लोकतंत्र से तानाशाही में बदलना, शासन व्यवस्था वही रहना लेकिन शासकों या सत्ताधीशों के हाथों में परिवर्तन होना, शासन के किसी विशेष भाग या संस्था में बदलाव होना, संविधान में संशोधन होना या उसका कोई हिस्सा समाप्त कर देना। 2 नंबर है क्रांतियों के सामान्य कारण। सामान्य क्या क्या कारण है? तो असमानता और न्याय की भावना। नंबर 2 है लाभ और सम्मान की लालसा। 3 है भय और 4 नंबर पे है घृणा और तिरस्कार। तो नंबर 1 पॉइंट डाल के लिखेंगे असमानता और न्याय की भावना। उसके अंदर क्या लिखना है? अरस्तु का मानना था कि क्रांतियों का मूल कारण हमेशा असमानता की भावना में निहित होता है। जब समाज के लोग महसूस करने लगते हैं कि उनके साथ न्याय हो रहा है और उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार हिस्सा नहीं मिल रहा, तो वो विद्रोह कर देते हैं। अब 2 नंबर पॉइंट डाल के लिखेंगे लाभ और सम्मान की लालसा। तो शासक वर्ग जो है वो अनुचित लाभ कमाता है, भ्रष्टाचार करता है और सत्ता का दुरुपयोग करना भी क्रांति का कारण बनता है। भय, कई बार लोग अपने ऊपर संभावित अन्याय या दंड के भय से पहले ही क्रांति कर देते हैं। घृणा और तिरस्कार, जब शासक जनता का तिरस्कार करते हैं या उनके प्रति उदासीन हो जाते हैं तो जनता में उनके प्रति घृणा बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 3, विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांतियों के विशिष्ट कारण क्या क्या है? तो लोकतंत्र में, अलपतंत्र में और राजतंत्र में तीनों अलग अलग कारण बताए हैं। तो लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र में डिमागोग, लोक लुभावना नेता अमीर वर्ग पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित करते हैं, जिससे अमीर लोग क्रांति का षड्यंत्र रचते हैं। और अलपतंत्र में जब शासक वर्ग अत्याचारी बन जाता है तो या जब शासकों का आपसी अंतर्द्वंद्व शुरू हो जाता है तब क्रांति होती है। राजतंत्र में राजा का निरंकुश होना, शाही परिवार के सदस्यों के बीच आपसी कलह या उत्तराधिकारी का विवाद क्रांति को जन्म देता है। तीनों में अलग अलग बताया गया है। नंबर 4 है क्रांति को रोकने के उपाय। तो क्रांति को रोकने के उपाय क्या क्या है? कानून का शासन होना चाहिए, शासकों में न्यायप्रियता, मध्यम वर्ग की प्रधानता होनी चाहिए, शिक्षा और नागरिकों में सद्भावना होनी चाहिए।
तो कानून का शासन में क्या लिखना है, राज्य में कानून का कड़ाई से पालन होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं समझना चाहिए। शासकों में न्यायप्रियता का मतलब है शासकों की जनता के प्रति न्यायपूर्ण, निष्पक्ष एवं उदार रवैया अपनाना चाहिए। मध्यम वर्ग की प्रधानता का मतलब है अरस्तु के अनुसार जिस राज्य में मध्यम वर्ग मजबूत होता है ना, वहाँ स्थिरता रहती है, क्योंकि अत्यधिक गरीब और अत्यधिक अमीर दोनों ही क्रांतियों के जनक बनते हैं और मध्य वर्ग संतुलन बनाए रखता है। और उसके बाद शिक्षा और नागरिकों में सद्भावना में क्या है कि नागरिकों में संविधान के प्रति वफादारी और देशभक्ति की भावना जागृत की जानी चाहिए। अब प्रश्न नंबर 2 है, स्वराज पर तिलक के विचार बताइए। तो स्वराज, तो उत्तर में क्या लिखेंगे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी, राष्ट्रवादी नेता और चरित्रवान राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंकी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ वैचारिक एवं राजनीतिक संघर्ष की नींव रखी। स्वराज पर उनके विचार उनके राजनीतिक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय हिस्सा रहा है। अब प्रमुख बिंदुओं के अनुसार समझेंगे। तो फर्स्ट नंबर हेडिंग डालेंगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये इन्होंने नारा दिया था। तो क्या लिखा था इसमें, बाल गंगाधर तिलक का सबसे प्रसिद्ध और क्रांतिकारी नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इस नारे ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल दी। इससे पहले नरम दल के नेता थे, अंग्रेजों के सामने केवल सुधारों या याचिकाओं की मांग रखते थे, लेकिन तिलक के आने के बाद इन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्रता कोई भीख नहीं है या रियायत नहीं है, बल्कि भारतीय का मौलिक अधिकार है। 2 नंबर में स्वराज का अर्थ क्या है, तो तिलक के लिए स्वराज का अर्थ है केवल राजनीतिक स्वतंत्रता या विदेशी शासन से मुक्ति नहीं थी, बल्कि इसका व्यापक सांस्कृतिक और आत्मिक अर्थ भी था। उनके अनुसार स्वराज का मतलब वही था कि संस्कृति, भाषा, धर्म, शिक्षा और देश की शासन व्यवस्था पर समय का नियंत्रण होना चाहिए। वे विदेशी शासन की हर उस नीति का विरोध करते थे जो भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण करती थी। आगे है 3 नंबर पॉइंट, स्वराज प्राप्ति के साधन। इन्होंने 4 पॉइंट प्रोग्राम बताया था इसमें, तो वो क्या क्या थे, एक था स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। तो स्वदेशी में क्या था, देश में बनी वस्तुओं का उपयोगी करना है और विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार करना है ताकि अंग्रेजों की आर्थिक रीढ़ तोड़ी जा सके। और बहिष्कार के अंदर ब्रिटिश वस्तुओं, संस्थानों और उपाधि प्रथा का बहिष्कार करना था। राष्ट्रीय शिक्षा में ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करना जो देश प्रेम, संस्कृति और राष्ट्रवाद की भावना जगाए, न कि अंग्रेजों की मानसिकता तैयार करे। स्वशासन के अंदर स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर शासन की बागडोर भारतीयों के हाथों में ही होनी चाहिए। 4 नंबर पॉइंट में उन्होंने उग्र राष्ट्रवाद और जन जागरण के साधन बताए हैं। तो क्या है, तिलक का मानना था कि जब तक आम जनता राजनीति से नहीं जुड़ेगी तब तक स्वराज हासिल नहीं किया जा सकता। जनता को एकजुट होना ही पड़ेगा और राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी ताकि लोग सांस्कृतिक माध्यमों से एक मंच पर आ सके। उन्होंने 2 प्रसिद्ध समाचार पत्र भी लिखे थे। कौन कौन से, केसरी समाचार पत्र था वो मराठी भाषा का था और मराठा था वो इंग्लिश भाषा में लिखा था। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो उन्होंने ब्रिटिश नीतियों की खुलकर आलोचना की और जनता को जागरूक किया। 5 नंबर जो टॉपिक है उसके अंदर क्या लिखना है, संघर्ष की नीति। तो तिलक उदारवादी नेताओं की प्रार्थना और याचिका की नीति से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि अधिकार संघर्ष, संगठन, त्याग और जन आंदोलन से प्राप्त किए जाते हैं, इसीलिए उन्होंने सक्रिय राजनीतिक आंदोलन का समर्थन किया। 6 नंबर टॉपिक है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे, तिलक ने सार्वजनिक गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव का आयोजन कर राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया था। इन आयोजनों के माध्यम से उन्होंने लोगों को एकजुट किया और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक बनाया था। 7 नंबर पॉइंट है लोकतांत्रिक शासन। तिलक उत्तरदायी शासन और जनता की भागीदारी पर आधारित लोकतंत्र के समर्थक थे। उनका मानना था कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए और नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होना ही चाहिए। 8 नंबर में क्या लिखा उन्होंने, नैतिक एवं आध्यात्मिक आधार। उनका मानना था कि प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य में कर्मयोग का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार राष्ट्र की सेवा करना और स्वराज के लिए संघर्ष करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, कौटिल्य के राजनीतिक विचार। तो पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। इसके अंदर कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, प्राचीन भारत में महान राजनीतिक चिंतक थे।
अर्थशास्त्री और रणनीतिकार भी थे। उनका ग्रंथ अर्थशास्त्र भारतीय राजनीति चिंतन का आधार स्तंभ माना जाता है। कौटिल्य ने राजनीति को केवल नैतिक या दार्शनिक विषय न मानकर एक व्यवहारिक और यथार्थवादी विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। उनके विचारों में राज्य की शक्ति, सुरक्षा, प्रशासन और आर्थिक समृद्धि को सर्वोच्च महत्व दिया गया। अब इसके बाद कौटिल्य का परिचय देख लेते हैं थोड़ा। कौटिल्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे और उन्होंने नंद वंश का अंत कर एक सशक्त और संगठित साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका राजनीतिक दर्शन यथार्थवाद पर आधारित था, जिसमें राज्य हित को सर्वोपरि माना गया है। उसके बाद अर्थशास्त्र और राजनीतिक दर्शन के बारे में इन्होंने बताया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र था वो केवल आर्थिक ग्रंथ नहीं था, बल्कि एक पूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक शस्त्र है। इसमें राज्य संचालन, विदेश नीति, युद्ध, न्याय व्यवस्था और आर्थिक प्रबंधन के सिद्धांत का विस्तृत वर्णन मिलता है। उनके अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य प्रजा की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करना है। अब राज्य की उत्पत्ति कैसे होगी? कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति है वो सामाजिक व्यवस्था और सुरक्षा की आवश्यकता से हुई है। उन्होंने राज्य को एक आवश्यक संस्था माना जो अराजकता को रोककर न्याय और व्यवस्था स्थापित करती है। अब उन्होंने सप्तांग सिद्धांत का भी उल्लेख किया है। क्या क्या है वो देख लेते हैं। सप्तांग सिद्धांत क्या है? स्वामी मतलब राजा, राज्य का जो प्रमुख है। अमात्य मंत्री यानी प्रशासनिक अधिकारी है। जनपद जनता और भूमि यानी राज्य का आधार है उसके पास। राज्य का आधार क्या है? जनपद। उसके बाद है दुर्ग किले जो सुरक्षा व्यवस्था देखेगा। उसके बाद है कोष धन जो आर्थिक शक्ति के बारे में है। दंड सेना जो रक्षा व्यवस्था के बारे में देखेगा। मित्र सहयोगी राज्य विदेश नीति का आधार है। इन 7 अंगों का संतुलन ही राज्य की शक्ति का आधार है। अब राजा का कर्तव्य क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो कौटिल्य के अनुसार राजा का जो मुख्य कर्तव्य है वो प्रजा की रक्षा, न्याय व्यवस्था का संचालन और राज्य की सुरक्षा करना है। राजा को कठोर, अनुशासित और दूरदर्शी होना चाहिए। वह व्यक्तिगत नैतिकता से अधिक राज्य हित को प्राथमिकता देता है। अब उन्होंने मंडल सिद्धांत भी दिया था, तो उसमें क्या बताया था? कौटिल्य का मंडल सिद्धांत विदेश नीति का महत्वपूर्ण आधार है। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य के चारों ओर मित्र, शत्रु और तटस्थ राज्य होते हैं। राजा को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कूटनीति, संधि और युद्ध को संतुलित उपयोग करना चाहिए। अब उनकी दंड नीति के बारे में क्या सोच थी? तो कौटिल्य ने दंड और राज्य की स्थिरता का आधार माना है। उनके अनुसार यदि दंड व्यवस्था कमजोर हो जाए तो समाज में अराजकता फैल जाएगी, इसीलिए न्यायपूर्ण और कठोर दंड देना आवश्यक है। उसके बाद कूटनीति और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में उन्होंने क्या बताया? तो कौटिल्य ने कूटनीति और राज्य संचालन का महत्वपूर्ण साधन माना। उन्होंने 4 उपाय बताए: साम, दाम, दंड, भेद। इसके साथ ही उन्होंने एक मजबूत गुप्तचर व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे राज्य के भीतर और बाहर की सूचनाएं प्राप्त की जा सके। उनकी अर्थनीति क्या थी? तो कौटिल्य के अनुसार आर्थिक शक्ति किसी भी राज्य की वास्तविक शक्ति होती है। उन्होंने कृषि, व्यापार, कर व्यवस्था और उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया। राज्य को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब कौटिल्य के विचारों की विशेषता बतानी है तो यथार्थवादी राजनीतिक दृष्टिकोण, राज्य हित को सर्वोपरि मानते थे, शक्ति और सुरक्षा पर बल दिया, संगठित प्रशासनिक व्यवस्था थी, कूटनीति और रणनीति का महत्व और आर्थिक समृद्धि पर जोर दिया। अब इनकी आलोचना भी हुई थी। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि कौटिल्य के विचार अत्यधिक कठोर और नैतिकता से दूर हैं। उनके सिद्धांतों में शक्ति और स्वार्थ को अधिक महत्व दिया गया है। फिर भी यह स्वीकार किया जाता है कि उनके विचार व्यवहारिक राजनीति के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रश्न नंबर 4 है, गोखले के राजनीतिक विचार बताने हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महान उदारवादी नेता थे, समाज सुधारक थे और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। उन्होंने राजनीतिक विचार संयम, नैतिकता, वैधानिक साधनों और देश सेवा पर आधारित थे। महात्मा गांधी उनकी राजनीतिक निष्ठा, ईमानदारी और देश प्रेम से बहुत अधिक प्रभावित थे। अब आगे क्या है? गोखले के राजनीतिक विचारों को निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। तो क्या क्या बिंदु थे? नंबर 1 हेडिंग डालेंगे, राजनीति का आध्यात्मिकरण। तो गोखले राजनीति में नैतिकता और उच्च मूल्यों के प्रबल समर्थक थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने राजनीति के शुद्धिकरण पर जोर दिया और इसे सत्ता या स्वार्थ का खेल बनाने की बजाय राष्ट्र की सेवा का माध्यम माना।
यही विचार आगे चलकर महात्मा गांधी ने भी अपनाया। 2 नंबर पॉइंट क्या है? वैधानिक और क्रमिक सुधारों में विश्वास। गोखले उदारवादी विचारधारा के विपरीत उदारवादी राजनीति के मार्ग पर चलते थे और वे ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही रहकर क्रमिक और संवैधानिक तरीकों से सुधार चाहते थे। वे हिंसा या अराजकता के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना, सहयोग, शिष्टमंडल की विधियों का ही उपयोग किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है लोक सेवाओं का भारतीयकरण। तो गोखले ने इस बात का कड़ा विरोध किया कि उच्च प्रशासनिक पदों पर केवल अंग्रेजों को ही नियुक्त किया जाए। उन्होंने मांग की कि ब्रिटिश सरकार को भारतीय सिविल सेवाओं, ICS और अन्य उच्च पदों पर भारतीयों को अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए ताकि देश का शासन बेहतर तरीके से चलाया जा सकते। 4 नंबर पॉइंट है आर्थिक विचार और विकेंद्रीकरण। तो गोखले ने ब्रिटिश शासन की अनुत्पादक सैन्य नीतियों और भारी भरकम कर व्यवस्था की खुलकर आलोचना की। उन्होंने किसानों के प्रति सहानुभूति दिखाई और भू राजस्व में राहत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों की वकालत की। वे स्थानीय स्वशासन के प्रबल समर्थक थे और मानते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होने से ही जनता का वास्तविक कल्याण हो सकता है। 5 नंबर टॉपिक क्या है? सामाजिक सुधार और शिक्षा। गोखले का मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता से पहले सामाजिक और शैक्षणिक सुधार जरूरी है। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता का विरोध भी किया था। देश के विकास के लिए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया था और केंद्रीय विधानसभा में पूरा जोर प्रयास किया था। देश सेवा और जन जागरण के लिए उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? निष्ठावान राष्ट्र सेवकों को प्रशिक्षित करना था। अब गोखले के विचारों का प्रभाव क्या पड़ा वो देख लेते। तो गोखले के राजनीतिक विचार का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी जी ने उन्हें अपने राजनीतिक गुरु माना और उनकी सत्यनिष्ठा, सेवा भाव तथा नैतिक राजनीति से प्रेरणा प्राप्त की। गोखले की उदारवादी नीति ने भारतीय लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसके बाद गोखले जी की आलोचना भी हुई थी। तो कुछ उग्रवादी नेताओं, विशेषकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का मानना था कि गोखले की नीति अत्यधिक उदार थी और इससे स्वतंत्रता प्राप्त करने में अधिक समय लगेगा। फिर भी यह स्वीकार किया जाता है कि गोखले ने भारतीय राजनीति को लोकतांत्रिक, संवैधानिक और नैतिक आधार प्रदान किया था। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राजनीति के महान उदारवादी विचारक थे। उन्होंने संवैधानिक सुधार, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय एकता और नैतिक राजनीति पर विशेष बल दिया था। उनके विचारों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को संतुलित दिशा प्रदान की थी तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया। आज भी सुशासन, जनसेवा, शिक्षा और लोकतांत्रिक परंपराओं के संदर्भ में गोखले के विचार अत्यंत प्रासंगिक है और भारतीय इतिहास में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। अब इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है आधुनिक भारतीय राजनीति चिंतन में स्वराज की अवधारणा को समझाइए। तो देख लेते हैं प्रस्तावना में क्या लिखेंगे। भारतीय राजनीति चिंतन में स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का विचार नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आत्मनिर्भरता, आत्मशासन तथा नैतिक उत्थान का व्यापक सिद्धांत है। आधुनिक भारत में स्वराज की अवधारणा को विकसित करने में बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, श्री अरविंद, रविंद्रनाथ ठाकुर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रत्येक विचारक ने अपने सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक संदर्भ में स्वराज की अलग अलग व्याख्या की है। तो स्वराज का अर्थ क्या है? तो स्व प्लस राज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है अपने ऊपर समय का शासन होना चाहिए। तो उनके प्रमुख 2 आयाम कौन से थे? तो राजनीतिक स्वराज और आंतरिक या नैतिक स्वराज। तो राजनीतिक स्वराज में विदेशी शासन से मुक्ति पाना और आंतरिक या नैतिक स्वराज से आत्म संयम, आत्म अनुशासन और नैतिक जीवन। उसके बाद आधुनिक भारतीय राजनीति चिंतन में स्वराज की अवधारणा क्या थी? तो देख लेते हैं। सबसे पहले तिलक जी का स्वराज। तो तिलक ने स्वराज को भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार माना है। उनका प्रसिद्ध कथन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। प्रमुख विशेषता क्या क्या है? तो ब्रिटिश शासन से पूर्ण राजनीतिक अधिकार और राष्ट्रीय चेतना का विकास होना चाहिए। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। जनता की सक्रिय राजनीति भागीदारी। उसके बाद 2 नंबर महात्मा गांधी जी का स्वराज। तो गांधी के अनुसार स्वराज केवल अंग्रेजों को हटाने का नाम नहीं है। तो क्या है? तो उन्होंने एक स्वराज का अर्थ बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का समय पर शासन होना चाहिए।
तो इनकी विशेषता क्या है? तो इनका विशेषता है नैतिक स्वराज, जिसमें इन्होंने क्या बताया है? तो नैतिक में आत्म संयम, सत्य, अहिंसा और आत्मशुद्धि। उसके बाद राजनीतिक स्वराज, तो उसमें लोकतंत्र, जन भागीदारी और विकेंद्रीकरण। उसके बाद आर्थिक स्वराज, तो उसमें स्वदेशी कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग और आत्मनिर्भरता। उसके बाद है ग्राम स्वराज, तो ग्राम स्वराज में आत्मनिर्भर गांव, पंचायत व्यवस्था और स्थानीय लोकतंत्र। अब उसके बाद श्री अरविंद का स्वराज क्या है? तो राष्ट्रीय एवं आध्यात्मिक स्वतंत्रता से जोड़ा। प्रमुख विचार क्या क्या थे? तो राष्ट्र एक जीवंत शक्ति है, राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ आध्यात्मिक जागरण आवश्यक है और भारत का स्वराज विश्व मान्यता के कल्याण का माध्यम बने। रविंद्रनाथ ठाकुर जी का स्वराज क्या था? तो प्रमुख विशेषताएं थी कि शिक्षा का विकास होना चाहिए, सांस्कृतिक स्वतंत्रता और मानवतावाद और सामाजिक सुधार। अब जवाहरलाल नेहरू जी का स्वराज क्या था? तो आधुनिक एवं लोकतांत्रिक एवं समाजवादी राज्य के रूप में देखा और विशेषता क्या बताई? तो संसदीय लोकतंत्र, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता, औद्योगिकरण और नियोजित विकास। और उनके लिए राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय भी आवश्यक था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी का स्वराज क्या है? तो पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता है। पूर्ण स्वतंत्रता, सशक्त राष्ट्रीय राज्य, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय अनुशासन। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से स्वराज प्राप्त करने का प्रयास किया। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का स्वराज क्या था? तो अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है। उनके अनुसार सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। प्रमुख विशेषता क्या है? कि सामाजिक समानता होनी चाहिए, जाति प्रथा का अंत होना चाहिए और संवैधानिक शासन होना चाहिए, मौलिक अधिकार और सामाजिक न्याय, इनका जिक्र किया। उनके लिए स्वराज का वास्तविक अर्थ प्रत्येक नागरिक की गरिमा और समान अवसर था। अब स्वराज की समकालीन प्रासंगिकता क्या क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन, लोकतांत्रिक भागीदारी, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास और नैतिक राजनीति और समावेशी विकास। और इसकी आलोचना भी हुई। आलोचना क्या है? कि स्वराज की अवधारणा बहुआयामी है। तिलक ने इसे राजनीतिक अधिकार बनाया, गांधी ने नैतिक एवं ग्राम स्वराज से जोड़ा, नेहरू ने लोकतांत्रिक विकास का आधार माना और अंबेडकर जी ने सामाजिक समानता को इसका आवश्यक तत्व बताया। इस प्रकार आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं बल्कि न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक, नैतिक एवं समतामूलक समाज की स्थापना का आदर्श है। अब इसका निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष में लिखेंगे, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में स्वराज की अवधारणा समय के साथ व्यापक होती गई। प्रारंभ में इसका उद्देश्य विदेशी शासन से मुक्ति था, परंतु बाद में चेंज होकर सामाजिक न्याय, आर्थिक आत्मनिर्भरता, नैतिकता, ग्राम स्वराज, लोकतंत्र तथा मानव गरिमा जैसे तत्व जुड़ गए। आज भी आत्मनिर्भर भारत, पंचायती राज, सुशासन और सतत विकास जैसी नीतियों में स्वराज की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए स्वराज केवल स्वतंत्रता का नारा नहीं है बल्कि भारत के लोकतांत्रिक एवं नैतिक राष्ट्र निर्माण का आधार है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, भारतीय समाजवाद पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को समझाइए। तो समाजवाद पर लोहिया जी के विचार क्या क्या थे? तो प्रस्तावना में देखेंगे, आधुनिक भारत में प्रमुख समाजवादी चिंतक स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारतीय समाजवाद को एक नई दिशा प्रदान की। लोहिया जी का समाजवाद पश्चिमी समाजवाद और मार्क्सवाद से भिन्न था। उनका मानना था कि भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ही संभव है। इसलिए उन्होंने भारतीय समाजवादी अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें समानता, सामाजिक न्याय, विकेंद्रीकरण, जाति उन्मूलन, स्त्री पुरुष समानता और लोकतंत्र को विशेष महत्व दिया गया। भारतीय समाजवाद का अर्थ देख लेते हैं। तो लोहिया जी के अनुसार भारतीय समाजवाद का उद्देश्य केवल आर्थिक समानता स्थापित करना नहीं है बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सभी प्रकार की असमानताओं को समाप्त करना है। उनका समाजवाद लोकतांत्रिक, मानवीय और भारतीय संस्कृति पर आधारित था। लोहिया के समाजवादी दर्शन का आधार क्या क्या था? तो देखते हैं, सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय, लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण, जाति प्रथा का उन्मूलन, स्त्री पुरुष समानता, अहिंसक सामाजिक परिवर्तन, भारतीय संस्कृति और स्वदेशी। अब इनके विचारों के बारे में वर्णन करना है तो हेडिंग डालेंगे, समानता का सिद्धांत। तो लोहिया का मानना था कि समाजवाद का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान प्रदान करना है। वे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समानता से समर्थक थे। 2 नंबर हेडिंग है, जाति व्यवस्था का विरोध।
तो इसमें क्या लिखेंगे, लोहिया के अनुसार भारत में असमानता का सबसे बड़ा कारण जाति व्यवस्था ही है। उन्होंने जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच का कठोर विरोध किया तथा पिछड़े वर्गों को विशेष अवसर देने का समर्थन किया। 3 नंबर हेडिंग है आर्थिक समानता। लोहिया अत्यधिक आर्थिक विषमता के विरोधी थे। उनका मानना था कि समाज में धन और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। वे गरीब किसानों और मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारने के पक्षधर थे। 4 नंबर है विकेंद्रीकरण। लोहिया सत्ता और आर्थिक संसाधन के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। उन्होंने चौखंबा राज्यों की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें शासन की शक्ति 4 स्तंभ जैसे गांव, जिला, प्रांत और केंद्र में विभाजित हो। बाद 5 नंबर पॉइंट है छोटे उद्योगों का समर्थन। तो लोहिया जी बड़े उद्योगों के साथ साथ छोटे और कुटीर उद्योगों के विकास पर बल देते थे। उनका विश्वास था कि इससे रोजगार बढ़ेगा और ग्रामीण विकास होगा और आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण भी होगा। 6 नंबर पॉइंट है स्त्री पुरुष समानता। तो लोहिया जी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने के पक्षधर थे। उन्होंने राजनीतिक, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में महिलाओं के समान भागीदारी का समर्थन भी किया। 7 नंबर पॉइंट है लोकतांत्रिक समाजवाद। तो लोहिया जी लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। वे हिंसक क्रांति के बजाय लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से समाज परिवर्तन लाना चाहते थे। 8 नंबर में सप्त क्रांति का सिद्धांत, ये सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत था उनका। लोहिया ने सप्त क्रांति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने जाति, लिंग, रंग, आर्थिक शोषण और साम्राज्यवाद, युद्ध तथा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। यह उनके समाजवादी दर्शन का महत्वपूर्ण आधार है। 9 नंबर पॉइंट डालेंगे भारतीय संस्कृति का सम्मान। तो लोहिया जी पश्चिमी विचारकों की अंधी नकल के विरोधी थे। उनका विश्वास था कि भारत की संस्कृति, भाषा, परंपराओं का सम्मान करते हुए आधुनिक विकास किया जाना चाहिए। 10 नंबर पॉइंट है सामाजिक न्याय। तो लोहिया का समाजवाद सामाजिक न्याय पर आधारित था। वे पिछड़े वर्गों, दलितों, महिलाओं और कमज़ोर वर्गों को समान अवसर और सम्मान देने के पक्षधर थे। अब लोहिया जी के समाजवाद की विशेषताएं बतानी है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद, जाति प्रथा का विरोध किया, सामाजिक और आर्थिक समानता, विकेंद्रीकरण, चौखंबा राज्य की अवधारणा, छोटे उद्योगों का समर्थन, स्त्री पुरुष समानता, सामाजिक न्याय, भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप समाजवाद और अहिंसक एवं लोकतांत्रिक परिवर्तन। अब लोहिया जी के समाजवाद का महत्व। तो भारतीय समाज की वास्तविक समस्याओं पर आधारित पिछड़े वर्गों के उत्थान पर विशेष बल, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को मजबूत करता है, सत्ता और संसाधनों के विकेंद्रीकरण का समर्थन करता है, जातीय और लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, ग्रामीण विकास और रोजगार की दिशा में उपयोगी है। अब इनके विचारों की आलोचना भी हुई थी। तो कुछ विद्वानों का मत है कि लोहिया के अनेक विचार आदर्शवादी है या उन्हें व्यवहार में पूरी तरह लागू करना कठिन है। उनके समाजवादी कार्यक्रमों का विस्तृत आर्थिक ढांचा स्पष्ट नहीं माना गया, फिर भी भारतीय समाज की समस्याओं के विश्लेषण और सामाजिक न्याय की स्थापना में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब मूल्यांकन में लिख देंगे लास्ट में, लोहिया ने भारतीय समाजवाद को पश्चिमी समाजवाद से अलग पहचान दी। उन्होंने समाजवाद को केवल आर्थिक सिद्धांत न मानकर सामाजिक परिवर्तन का व्यापक कार्यक्रम बनाया। जाति उन्मूलन, स्त्री समानता, विकेंद्रीकरण और सामाजिक न्याय पर उनका विशेष बल आज भी भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। 9 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 बार आया है, 22 में, 23 में और 24 में और 25 में लगातार आ रहा है। क्या है? सप्त क्रांति पर लोहिया के विचारों का प्रकाश डालिए। तो देखो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारतीय समाजवाद के एक ऐसे प्रखर चिंतक, दार्शनिक और क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने भारतीय राजनीति को नई दिशा देने का कार्य किया। वे केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समानता के भी प्रबल समर्थक थे। उनके विचारों में समाज के हर प्रकार के शोषण और असमानता के विरुद्ध संघर्ष की स्पष्ट झलक मिलती है। इसी संदर्भ में उन्होंने सप्त क्रांति की अवधारणा प्रस्तुत की, जो मानव समाज को समग्र रूप से बदलने का एक वैचारिक ढांचा है। अब लोहिया जी का मानना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है जब तक समाज में व्याप्त असमानताएं, भेदभाव और शोषण समाप्त ना हो। सप्त क्रांति का उद्देश्य क्या है? एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जिसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय तीनों का वास्तविक रूप स्थापित हो सके। उसके बाद लोहिया जी का वैचारिक दृष्टिकोण बताना है। तो लोहिया जी
का समाजवाद पश्चिमी समाजवाद से भिन्न था। वे मानते थे कि भारत की सामाजिक संरचना, विशेषकर जाति व्यवस्था, आर्थिक विषमता और लैंगिक भेदभाव विशेष प्रकार की समस्याएं हैं जिनका समाधान भारतीय संदर्भ में ही खोजा जाना चाहिए। उन्होंने छोटे दायरे की राजनीति और विकेंद्रीकरण सत्ता पर भी बल दिया था। उनके अनुसार समाज में परिवर्तन केवल ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से भी होना चाहिए। जनता की सक्रिय भागीदारी के बिना कोई भी क्रांति सफल नहीं हो सकती। इसी सोच के आधार पर उन्होंने सप्त क्रांति का विचार प्रस्तुत किया था। अब सप्त क्रांति की अवधारणा क्या है? तो सप्त क्रांति का अर्थ 7 प्रकार की सामाजिक क्रांतियां जो मिलकर एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सकती है। लोहिया के अनुसार 7 क्रांतियां मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है और इनके माध्यम से ही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। अब ये 7 क्रांति कौन कौन सी थी, इनको समझ लेते हैं। नंबर 1, रंग भेद और नस्लीय असमानता के विरुद्ध क्रांति। लोहिया जी ने विश्व स्तर पर व्याप्त नस्लीय भेदभाव का विरोध किया। उनके अनुसार किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी त्वचा के रंग या नस्ल से नहीं आंका जाना चाहिए। उन्होंने अफ्रीकी और एशियाई देशों के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों का समर्थन किया और सभी प्रकार के रंग भेद का मानवता के विरुद्ध बताया। नंबर 2 क्या है? लैंगिक समानता की क्रांति। लोहिया जी ने स्त्री पुरुष असमानता को समाज की एक गंभीर समस्या माना। उनके अनुसार महिलाओं को समान अधिकार, शिक्षा और अवसर मिलना चाहिए। वे मानते थे कि जब तक समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। उन्होंने राजनीति और समाज दोनों में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया। 3 नंबर पॉइंट क्या है? जाति व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति। तो भारत में जाति व्यवस्था सामाजिक असमानता को सबसे बड़ा कारण रही है। लोहिया ने इसे समाप्त करने की आवश्यकता पर बल भी दिया था। उनके अनुसार जाति आधारित भेदभाव मानव गरिमा के विरुद्ध है और उन्होंने समानता आधारित समाज की कल्पना की जिसमें जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा या नीचा न माना जाए। 4 नंबर पॉइंट है कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्रांति। तो लोहिया जी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के कट्टर विरोधी थे। वे मानते थे कि किसी भी राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर राजनीतिक या आर्थिक नियंत्रण अनुचित है। उन्होंने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन भी किया और वैश्विक स्वतंत्रता की वकालत भी की थी। 5 नंबर पॉइंट क्या है? आर्थिक असमानता के विरुद्ध क्रांति। तो लोहिया के अनुसार आर्थिक विषमता समाज की सबसे बड़ी समस्या है। कुछ लोगों के पास अत्यधिक संपत्ति होती है, संसाधन होते हैं तथा बड़ी आबादी का गरीबी में जीवन यापन करना अन्यायपूर्ण है। उन्होंने समान वितरण, छोटे उद्योगों के विकास और आर्थिक विकेंद्रीकरण की वकालत भी की थी। 6 नंबर पॉइंट है सशस्त्रीकरण और हिंसा के विरुद्ध क्रांति। तो लोहिया जी युद्ध और हिंसा के विरोधी थे। उनके अनुसार तो आधुनिक विश्व में हथियारों की होड़ मानवता के लिए खतरा थी। उन्होंने शांति और अहिंसा पर आधारित विश्व व्यवस्था की कल्पना भी की थी। उनका मानना था कि युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। 7 नंबर पॉइंट है नागरिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा की क्रांति। तो लोहिया जी ने नागरिक स्वतंत्रता को लोकतंत्र की आत्मा माना। उनके अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने का अधिकार और न्याय प्राप्त करने का अधिकार हर नागरिक को मिलना चाहिए। उन्होंने तानाशाही और अधिनायकवाद का विरोध किया और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना पर बल दिया। अब उसके बाद सप्त क्रांति का महत्व भी बताया है। तो सप्त क्रांति केवल एक राजनीतिक सिद्धांत नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक दर्शन है। इसका उद्देश्य समाज के हर स्तर पर समानता और न्याय स्थापित करना है। यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना लोहिया के समय में था। इसके प्रमुख महत्व देख लेते हैं। यह सामाजिक न्याय की व्यापक अवधारणा प्रस्तुत करता है। यह सभी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष का मार्ग दिखाता है। यह लोकतंत्र को मजबूत करने का आधार प्रदान करता है। यह आर्थिक और सामाजिक समानता की दिशा में प्रेरित करता है। यह वैश्विक शांति और सहयोग को बढ़ावा देता है। और लास्ट में है क्रांति की प्रासंगिकता के बारे में देखेंगे। तो आज के वैश्विक युग में भी लोहिया के विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं। आज भी दुनिया में नस्लीय भेदभाव, लैंगिक असमानता, आर्थिक विषमता और युद्ध जैसी समस्याएं मौजूद है। ऐसे में सप्त क्रांति का विचार एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य कर सकता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जाति और वर्ग आधारित असमानताएं आज भी चुनौती बनी हुई है। लोहिया का दर्शन इन समस्याओं के समाधान के लिए एक वैचारिक आधार प्रदान करता है। तो अब इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक लेख लिखना है। तो आतंकवाद पे लेख लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे प्रस्तावना। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद आज के वैश्विक युग की एक गंभीर और जटिल समस्या है जिसने विश्व शांति, सुरक्षा और विकास को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। यह केवल किसी
एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि सीमाओं से परे फैलने वाला ऐसा खतरा है जो मानवता के लिए चुनौती बन चुका है। आधुनिक तकनीक, संचार माध्यमों और वैश्वीकरण ने इसके स्वरूप को और अधिक व्यापक और खतरनाक बना दिया है। अब इसका परिचय देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का परिचय। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से तात्पर्य ऐसे हिंसक और विध्वंसकारी कृत्यों से है जो किसी राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक से अधिक देशों में किए जाते हैं या जिनका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ता है। इसमें निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना, विमान अपहरण, बम विस्फोट, साइबर हमले और संगठित हिंसा जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। परिभाषा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को ऐसे संगठित हिंसक कृत्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य भय उत्पन्न करना और सरकारों पर दबाव डालना और राजनीतिक या वैचारिक लक्ष्य प्राप्त करना होता है तथा जिसकी गतिविधियां राष्ट्रीय सीमाओं से परे संचालित होती है। तो इंडिया में तो सबसे ज़्यादा आतंकवाद से खतरा पाकिस्तान से ही है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कारण क्या क्या है? तो राजनीतिक अस्थिरता, मतलब कमज़ोर सरकारें और संघर्षग्रस्त क्षेत्र आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। धार्मिक और वैचारिक उग्रवाद, कट्टरपंथी विचारधारा हिंसा को जन्म देती है। आर्थिक असमानता, गरीबी और बेरोजगारी युवाओं को आतंकवादी संगठनों की ओर आकर्षित करते हैं पैसे का लोभ देकर। सीमा पार अपराध और हथियारों की तस्करी, अवैध हथियारों की उपलब्धता आतंकवाद को आसान बनाती है। तकनीकी दुरुपयोग, इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग भर्ती और प्रचार के लिए किया जाता है। तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रकार क्या क्या है? तो धार्मिक आतंकवाद, राजनीतिक आतंकवाद, साइबर आतंकवाद और राज्य प्रायोजित आतंकवाद। तो धार्मिक आतंकवाद में धार्मिक उग्रवाद पर आधारित हिंसा होती है। राजनीतिक आतंकवाद में सत्ता परिवर्तन या राजनीतिक दबाव के लिए हिंसा होती है। साइबर आतंकवाद में डिजिटल माध्यमों से हमले होते हैं। राज्य प्रायोजित आतंकवाद में कुछ देशों द्वारा या प्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी संगठनों को समर्थन किया जाता है। और नार्को आतंकवाद मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा आतंकवाद है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रभाव क्या क्या है? तो निर्दोष लोगों की जानमाल की हानि होती है, आर्थिक विकास में बाधा पहुंचती है, पर्यटन और व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, देशों के बीच तनाव और युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है, सामाजिक भय और असुरक्षा का वातावरण बन जाता है। तो इसके रोकथाम के उपाय क्या क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को रोकने के लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है। देशों के बीच खुफिया जानकारी का आदान प्रदान, कठोर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण होना चाहिए, सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए, युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए, साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना चाहिए, आतंकवादी संगठनों को वित्तीय सहायता पर रोक लगानी चाहिए। और वैश्विक प्रयास भी किए गए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन आतंकवाद के खिलाफ विभिन्न संधियों और प्रस्तावों के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। कई देश मिलकर संयुक्त सैन्य और खुफिया अभियान भी चला रहे हैं ताकि आतंकवाद नेटवर्क को समाप्त किया जा सके। अभी अपने 10% कंप्लीट हो गया है सेक्शन ए के, तो इनमें से ही आपका पेपर बन जाएगा। अब सेक्शन बी देख लेते हैं। सेक्शन बी के अंदर मैंने लगभग प्रश्न है वो गांधी जी को लेकर ही लिखे हैं, क्योंकि सबसे आसान टॉपिक मेरे को यही लगा। अपन बचपन से ही इनके बारे में पढ़ते हुए आए हैं और बीए से लेके अब तक हमने बहुत बार इनके बारे में पढ़ा है, तो मेरे को सबसे आसान टॉपिक यही लगा। और एग्ज़ाम में ब भाग के अंदर 10 प्रश्न है जिनमें से आपको एक ही करना है, तो उनमें से मैंने गांधी जी को लेकर लगभग 10% डाल दिए हैं। तो इनमें से 100% गांधी जी में से कोई न कोई प्रश्न आएगा। तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दक्षिणी अफ्रीका में गांधी की भूमिका को बताइए। तो प्रस्तावना है, गांधी जी के जीवन में दक्षिणी अफ्रीका 1893 से 1914 का काल अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वो 1893 में अफ्रीका गए थे और 1914 में वापस आए थे। यही उनके व्यक्तित्व और विचारों का वास्तविक विकास हुआ। दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव और अन्याय ने गांधी को संघर्ष के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसी भूमि पर उन्होंने सत्याग्रह, अहिंसा तथा सविनय प्रतिरोध जैसे सिद्धांतों का प्रयोग किया, जो आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख हथियार बने। अब दक्षिणी अफ्रीका जाने का कारण क्या था? तो 1893 ईस्वी में गांधी जी एक भारतीय व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने कानूनी मुकदमे की पैरवी करने के लिए उनको साउथ अफ्रीका भेजा था। वहां पहुंचने पर उन्होंने भारतीय और असभ्य लोगों के साथ हो रहे नस्लीय भेदभाव और अपमान
और अन्याय को निकट से देखा। यह अनुभव है उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति पर उन्होंने वर्णन भी किया। तो उस पर उन्होंने क्या लिखा है ये देख लेते हैं। तो भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव किया जाता था, उन्हें प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का अधिकार नहीं दिया जाता था, मतदान के अधिकार से वंचित रखा जाता था, व्यापार और आवागमन पर अनेक प्रतिबंध लगाए जाते थे, भारतीयों को अपमानजनक कानूनों का पालन करने के लिए विवश किया जाता था। अब उसके बाद पीटर मैरिजबर्ग की घटना क्या थी। तो 1893 में गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट होने के बावजूद उन्हें पीट्सबर्ग स्टेशन पर रेलगाड़ी से नीचे उतार दिया गया था क्योंकि वे भारतीय थे। इस घटना ने गांधी जी को गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने का निश्चय किया। पीट्सबर्ग की घटना, ये गलती से टाइपिंग हुआ है। तो 1893 में गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट होने के बावजूद उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन पर रेलगाड़ी से नीचे उतार दिया गया क्योंकि वे भारतीय थे। इस घटना ने गांधी जी को गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने का निश्चय किया। दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी की प्रमुख भूमिकाएं क्या थी। तो भारतीयों का संगठन, गांधी जी ने वहाँ रहने वाले भारतीयों को संगठित किया और उनमें आत्मसम्मान और अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न की। 2 नंबर पे नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। इसका उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके हितों के लिए संघर्ष करना था। 3 नंबर है सत्याग्रह का जन्म। 1906 में ट्रांसवाल सरकार द्वारा एशियाई लोगों पर लगाए गए अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। यह विश्व इतिहास में अहिंसक प्रतिरोध का एक नया और प्रभावशाली तरीका था। 4 नंबर पॉइंट है अहिंसक संघर्ष। गांधी जी ने हिंसा का मार्ग अपनाने के बजाय सत्य, अहिंसा, आत्मबल और नैतिक शक्ति के आधार पर संघर्ष किया। उन्होंने जनता को अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए प्रेरित भी किया था। 5 नंबर है अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध। तो गांधी जी ने पंजीकरण अधिनियम, ब्लैक एक्ट पास कानून, 3 पाउंड कर तथा अन्य भेदभावपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध भी किया था। 6 नंबर पॉइंट है फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना 1904। तो गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की थी जहां सादा जीवन, श्रम, समानता और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों का पालन किया जाता था। 7 नंबर है टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में हुई थी। 1910 में गांधी जी ने टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना करी थी और यह सत्याग्रहियों का प्रशिक्षण केंद्र था जहाँ अनुशासन, श्रम, शिक्षा और सामूहिक जीवन का अभ्यास कराया जाता था। उसके बाद 8 नंबर पॉइंट है इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। इसके माध्यम से उन्होंने भारतीयों की समस्याओं को जनता और सरकार के सामने रखा और जन जागरण का कार्य किया। पॉइंट नंबर 9 है महिलाओं की भागीदारी। गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका के आंदोलनों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की। इससे आंदोलन को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ। 10 नंबर है समझौते और सफलता। लगातार संघर्ष के बाद दक्षिण अफ्रीका की सरकार को भारतीयों की कई मांगें स्वीकार करनी पड़ी। कुछ भेदभावपूर्ण कानूनों में संशोधन किया गया और भारतीयों को आंशिक अधिकार प्राप्त हुए। अब उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों को गांधी जी पर प्रभाव। अब इसके बाद गांधी जी के अनुभवों पर गांधी जी का प्रभाव क्या था। अब आगे नेक्स्ट बताना है कि दक्षिणी अफ्रीका के अनुभव से गांधी जी पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो सत्याग्रह का विकास किया, अहिंसा को राजनीतिक संघर्ष का प्रभावी साधन बनाया, नेतृत्व क्षमता का विकास किया, संगठन और जन आंदोलन का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया, सेवा, आत्मा, अनुशासन और त्याग का महत्व समझा। उसके बाद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव। तो दक्षिण अफ्रीका के अनुभव के आधार पर गांधी जी ने भारत में चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे राष्ट्रीय आंदोलनों का सफल नेतृत्व किया। गांधी जी की भूमिका का महत्व क्या है। तो भारतीयों में आत्मसम्मान और अधिकारों की चेतना जागृत हुई। सत्याग्रह और अहिंसा का विश्व को न्याय मार्ग मिला। नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष को नैतिक आधार प्राप्त हुआ और गांधी जी के एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली। प्रश्न नंबर 2 है कि महिला उत्थान पर गांधी जी के विचार क्या थे। तो देख लेते हैं। महात्मा गांधी भारतीय समाज के महान समाज सुधारक तो थे ही, राजनीतिक चिंतक भी थे एवं राष्ट्रपिता थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों
के उन्मूलन और महिलाओं के उत्थान पर विशेष बल दिया। गांधी जी का मानना था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति महिलाओं की स्थिति पर निर्भर करती है। उनके अनुसार स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं तथा दोनों को समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। गांधी जी के अनुसार महिला का स्थान क्या है? तो गांधी जी ने महिलाओं को समाज की एक नैतिक शक्ति माना है। उनका विश्वास था कि महिलाओं में प्रेम, त्याग, करुणा, धैर्य और अहिंसा के गुण पुरुषों की अपेक्षा अधिक होते हैं। इसलिए वे सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा, स्त्री पुरुष की दासी नहीं, उसकी सहचरी है। महिला उत्थान पर गांधी जी के प्रमुख विचार क्या क्या थे वो देख लेते हैं। तो नंबर 1 है स्त्री पुरुष समानता। गांधी जी ने स्त्री और पुरुष को समान अधिकारों का अधिकार माना। उन्होंने कहा कि दोनों के अधिकार और समान होने चाहिए तथा महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक जीवन में समान अवसर मिलने चाहिए। नंबर 2 है महिला शिक्षा, मतलब महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा महिलाओं के विकास का सबसे प्रभावशाली साधन है। वे ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो नैतिक हो, व्यवहारिक हो, आत्मनिर्भर बनाए और सामाजिक चेतना विकसित करे। उन्होंने महिला शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का आधार भी माना था। स्वतंत्रता आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी क्या थी? तो गांधी जी ने पहली बार बड़ी संख्या में महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। महिलाओं ने उन्हें असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास और राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। नंबर 4 है पर्दा प्रथा का विरोध किया। गांधी जी ने पर्दा प्रथा को महिलाओं की स्वतंत्रता और विकास में बाधा माना। उनका विश्वास था कि सम्मान का आधार पर्दा नहीं बल्कि चरित्र और नैतिकता है। 5 नंबर है बाल विवाह का विरोध भी किया था। गांधी जी ने बाल विवाह को सामाजिक बुराई माना। उनके अनुसार कम आयु में विवाह से शिक्षा बाधित होती है और स्वास्थ्य प्रभावित होता है और महिलाओं का सर्वांगीण विकास रुक जाता है। 6 नंबर है विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। गांधी जी विधवाओं के लिए पुनर्विवाह के समर्थक थे। उन्होंने समाज से आग्रह किया कि विधवाओं के साथ भेदभाव समाप्त कर दिया जाए और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया जाए। 7 नंबर है दहेज प्रथा का विरोध भी किया था। गांधी ने दहेज को सामाजिक अभिशाप कहा था। उन्होंने कहा कि विवाह को व्यापार नहीं बनाया जाना चाहिए और समाज को दहेज प्रथा का बहिष्कार करना चाहिए। 8 नंबर है आर्थिक आत्मनिर्भरता। गांधी जी चाहते थे कि महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। उन्होंने चरखा, खादी, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग के माध्यम से महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का प्रयास किया। 9 नंबर पॉइंट है नैतिक शक्ति और अहिंसा। गांधी जी के अनुसार महिलाओं में अहिंसा, प्रेम, सहनशीलता और त्याग की शक्ति अधिक होती है। इसी कारण वे सत्याग्रह और सामाजिक परिवर्तन की सबसे प्रभावी शक्ति बन सकती है। 10 नंबर पॉइंट क्या है सामाजिक बुराइयों का विरोध। तो गांधी जी ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाली सामाजिक बुराइयों का विरोध किया, जैसे क्या छुआछूत, अशिक्षा, शराबबंदी, लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा। उन्होंने महिलाओं को इन बुराइयों के विरुद्ध जागरूक होने का आह्वान किया। अब महिला उत्थान में गांधी जी का योगदान क्या क्या था? तो महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, समान अधिकारों की वकालत भी की थी, आर्थिक निर्भरता पर बल दिया, महिलाओं में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास किया। अब गांधी जी के विचारों की आलोचना क्या क्या है? तो कुछ विद्वानों का मत है कि गांधी जी ने महिलाओं की भूमिका को परिवार और नैतिकता से अधिक जोड़ा। उन्होंने आधुनिक नारीवाद की तरह पूर्ण लैंगिक समानता की स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत नहीं की। फिर भी अपने समय की परिस्थितियों में उनके विचार अत्यंत प्रगतिशील और क्रांतिकारी थे। उसके बाद समकालिक प्रासंगिकता क्या है? आज भी गांधी के विचार निम्न क्षेत्रों में अत्यंत उपयोगी है: महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और आत्मनिर्भर भारत, महिला सुरक्षा, पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी, महिला उद्यमिता और सामाजिक न्याय। निष्कर्ष है महात्मा गांधी ने महिला उत्थान को राष्ट्र निर्माण का अनिवार्य आधार माना। उन्होंने स्त्री पुरुष समानता, महिला शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय तथा राजनीतिक भागीदारी पर बल दिया। उन्होंने दहेज, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और अन्य सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए महिलाओं को स्वतंत्र आंदोलन की अग्रणी शक्ति बनाया। यद्यपि उनके कुछ विचारों की आलोचना भी की गई थी, फिर भी भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनका योगदान ऐतिहासिक और प्रेरणादायक है। शांति सेना पर गांधी जी के विचार क्या है? तो प्रस्तावना देखें, अहिंसा के परोपकार। तो उत्तर में क्या लिखेंगे देख लेते हैं। प्रस्तावना, अहिंसा के पुजारी। तो ये पैरोकार गलती से लिखा गया है।
महात्मा गांधी आधुनिक विश्व के सबसे बड़े शांतिदूत और अहिंसा के पुजारी थे। उनका पूरा जीवन और दर्शन युद्ध, संघर्ष और हिंसा के विरोध तथा शांति की स्थापना पर केंद्रित था। शांति सेना की अवधारणा। गांधी जी का मानना था कि जिस प्रकार किसी राष्ट्र की रक्षा के लिए सैन्य बल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार समाज के आंतरिक शांति, सद्भाव और अहिंसक प्रतिरोध बनाए रखने के लिए एक शांति सेना की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 2 है शांति सेना का अर्थ और स्वरूप। तो अहिंसक सेना मतलब गांधी जी की शांति सेना पारंपरिक अर्थों के में कोई हथियारबंद सेना नहीं थी, बल्कि यह नैतिक रूप से प्रशिक्षित और समर्पित अहिंसक स्वयंसेवकों का एक समूह था। उद्देश्य क्या था? इस सेना का मुख्य उद्देश्य पुलिस या सेना के बल का प्रयोग किए बिना समाज में होने वाली सांप्रदायिक दंगा, सामाजिक तनाव और संघर्षों को रोकने तथा शांति और भाईचारे स्थापित करना था। आत्म बलिदान की भावना। तो गांधी जी के अनुसार शांति सैनिक के पास बंदूक या तलवार नहीं होगी, बल्कि उसका एकमात्र हथियार सत्य, अहिंसा, प्रेम और नैतिक साहस होगा। आवश्यकता पड़ने पर वह शांति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटेगा। पॉइंट नंबर 3 है शांति सेना के प्रमुख कार्य और उत्तरदायित्व क्या है? तो गांधी जी ने हरिजन और अपने अन्य लेखों में शांति सैनिकों के निम्नलिखित कार्य बताए हैं। क्या क्या है? सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना, स्थानीय परिस्थितियों से परिचित होना, घायलों और पीड़ितों की सेवा, जनता को प्रशिक्षित करना। 4 नंबर है शांति सेना के लिए आवश्यक योग्यताएं और आचार संहिता। तो गांधी जी के अनुसार शांति सेना के प्रत्येक सदस्य के लिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य था। उसे अहिंसा में अटूट विश्वास होना चाहिए, न केवल कर्म से बल्कि मन और वचन से भी। उसका चरित्र निर्दोष, निष्कलंक और सभी समुदायों के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए। उसे ईश्वर में अगाध श्रद्धा और मानवीय सेवा का उच्च भाव रखना चाहिए। उसे स्थानीय भाषा का ज्ञान हो और वह जनता के बीच पूरी तरह घुल मिलकर काम करके सक्षम हो। 5 नंबर है प्रासंगिकता और मूल्यांकन। गांधी जी के सपनों का भारत। भारत के विभाजन के समय जब देश में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़के थे, तब गांधी जी ने शांति सेना के गठन पर सबसे अधिक जोर दिया था और स्वयं नोआखली तथा कलकत्ता में शांति स्थापित करने के लिए पैदल मार्च किया था। वैश्विक शांति में योगदान। तो आज के आतंकवाद, गृह युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के दौर में गांधीवादी शांति सेना की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। यह केवल एक घरेलू अवधारणा नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्रीय शांति मिशन के वैचारिक मूल में भी गांधी के अहिंसक दर्शन की झलक मिलती है। निष्कर्ष क्या है? तो महात्मा गांधी की शांति सेना की परिकल्पना यह सिद्ध करती है कि अहिंसा कोई कायरों की शरणस्थली नहीं है, बल्कि यह दुनिया का सबसे ताकतवर नैतिक हथियार है। युद्ध और अहिंसा से किसी स्थायी शांति की स्थापना नहीं हो सकती। इसके लिए समाज के भीतर ही गांधी की तर्ज पर शांति सैनिकों और मानवीय मूल्यों की आवश्यकता है, जो प्रेम और अहिंसा से केवल समाज पर जोड़े जा सके। वीडियो देखने के बाद आप एक बार PDF ज़रूर पढ़ लीजिए। PDF से आप एक या 2 पेज में शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जो लास्ट दिन रिवीजन के काम आते हैं। लास्ट 1-2 घंटे में आप रिवीजन मार सकते हो उनका। तो प्रश्न नंबर 4 है गांधी एवं उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में बताना है। तो प्रस्तावना। महात्मा गांधी का राजनीतिक एवं सामाजिक दर्शन सत्य, अहिंसा, स्वराज, स्वदेशी, ट्रस्टशिप, ग्राम स्वराज तथा नैतिक जीवन पर आधारित है। दूसरी ओर उत्तर आधुनिकता 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित एक बौद्धिक आंदोलन है, जिसने आधुनिकता, तर्कवाद, विज्ञानवाद, केंद्रीकरण तथा सार्वभौमिक सत्य के दावों को चुनौती दी। यद्यपि गांधी उत्तर आधुनिक युग से पहले के विचारक थे, फिर भी उनके अनेक विचार उत्तर आधुनिक चिंतन के निकट दिखाई देते हैं। इसलिए कई विद्वान गांधी को उत्तर आधुनिकता का अग्रदूत मानते हैं। उत्तर आधुनिकता का अर्थ क्या है? तो उत्तर आधुनिकता आधुनिकता की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया है। यह किसी एक सार्वभौमिक सत्य, एक रूप, विकास मॉडल तथा केंद्रीकृत सत्ता को स्वीकार नहीं करती। इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो देख लो। आधुनिकता की आलोचना, बहुलतावाद, विकेंद्रीकरण, स्थानीय ज्ञान का सम्मान, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विविधता, उपभोक्तावाद का विरोध। गांधी एवं उत्तर आधुनिकता का संबंध क्या है? तो पॉइंट नंबर 1 डालेंगे आधुनिक सभ्यता की आलोचना। तो
आलोचना में उन्होंने क्या लिखा है, गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में आधुनिक पश्चिमी सभ्यता को भौतिकवादी, हिंसक तथा अमानवीय बताया है। उनका मानना था कि केवल आर्थिक विकास से मानव का वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता। उत्तर आधुनिक विचारक भी आधुनिकता के अंधविश्वास, औद्योगिकीकरण तथा तकनीकी प्रभुत्व की आलोचना करते हैं। 2 नंबर है विकेंद्रीकरण एवं ग्राम स्वराज। गांधी ग्राम स्वराज के समर्थक थे। उनके अनुसार प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर, स्वशासित एवं लोकतांत्रिक होना चाहिए। उत्तर आधुनिकता में भी सत्ता के केंद्रीकरण का विरोध कर स्थानीय संस्थाओं, समुदायों एवं विविध पहचान को महत्व देती है। 3 नंबर है बहुलतावाद एवं सही सुनता। गांधी का विश्वास था कि सत्य तक पहुंचने के अनेक मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने सर्वधर्म समभाव का समर्थन किया तथा सभी धर्मों का सम्मान किया। उत्तर आधुनिकता भी किसी एक विचारधारा या संस्कृति के वर्चस्व का विरोध करती है और विविधता को स्वीकार करती है। 4 नंबर है सत्य की अवधारणा। गांधी जी के अनुसार सत्य सर्वोच्च मूल्य है, लेकिन मनुष्य की समझ सीमित होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति सत्य को अलग अलग रूप में देख सकता है। उत्तर आधुनिकता भी अनेक दृष्टिकोणों को स्वीकार करती है, परंतु वह किसी अंतिम सार्वभौमिक सत्य को नहीं मानती। 5 नंबर है पर्यावरण संरक्षण। गांधी ने सादा जीवन, सीमित उपभोग तथा प्रकृति के साथ संतुलन पर बल दिया। उनका प्रसिद्ध कथन क्या है, पृथ्वी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लेकिन किसी एक के लालच की नहीं। आज जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण संकट के संदर्भ में गांधी का यह विचार अत्यंत प्रासंगिक है। 6 नंबर है उपभोक्तावाद का विरोध। तो गांधी जी ने आवश्यकता आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है। उन्होंने विलासिता, असीमित उपभोग तथा संग्रह की प्रवृत्ति का विरोध किया है। उत्तर आधुनिक चिंतन भी उपभोक्तावादी संस्कृति एवं बाजारवाद की आलोचना करता है। 7 नंबर है स्वदेशी एवं स्थानीयकरण। तो गांधी जी स्वदेशी वस्तुओं, कुटीर उद्योगों एवं स्थानीय उत्पादन के समर्थक थे। उत्तर आधुनिकता में भी वैश्वीकरण के दुष्प्रभावों की आलोचना करते हुए स्थानीय संस्कृति एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था से संरक्षण पर बल देती है। 8 नंबर पॉइंट क्या है, सत्ता और हिंसा की आलोचना। गांधी जी का विश्वास अहिंसा एवं नैतिक शक्ति में था। वे राज्य की दमनकारी शक्ति का सीमित करना चाहते थे। उत्तर आधुनिक विचारक भी शक्ति संरचनाओं की आलोचना करते हैं। 9 नंबर है मानव केंद्रित विकास। तो इसमें उन्होंने कहा है कि विकास का उद्देश्य मनुष्य का नैतिक एवं सामाजिक उत्थान होना चाहिए। उत्तर आधुनिकता भी केवल जीडीपी आधारित विकास की आलोचना कर मानव कल्याण, समानता एवं जीवन की गुणवत्ता पर बल देती है। तो आगे गांधी जी और उत्तर आधुनिकतावाद में अंतर देखेंगे। तो अंतर में क्या है, दोनों के बीच में अंतर है सत्य का। तो गांधी जी सत्य शाश्वत एवं नैतिक है, तो उत्तर आधुनिकतावाद में सार्वभौमिक सत्य पर संदेह करती है। नैतिकता, तो गांधी जी नैतिक मूल्यों को सर्वोच्च मानते हैं और उत्तर आधुनिकता निश्चित नैतिक मानकों को स्वीकार नहीं करती। धर्म के बारे में, तो गांधी जी धर्म को नैतिक जीवन पर आधार मानते हैं, लेकिन उत्तर आधुनिकतावाद है वो धर्म को अनेक सामाजिक विमर्शों में से एक मानती है। परिवर्तन का माध्यम पर, तो गांधी जी अहिंसा, सत्याग्रह एवं आत्म शुद्धि में महत्व रखते हैं। तो उत्तर आधुनिकतावाद विमर्श, आलोचना एवं सत्य संरचनाओं का विश्लेषण करती है। तो आगे उद्देश्य, तो गांधी जी सर्वोदय एवं राम राज्य उनका उद्देश्य था। तो उत्तर आधुनिकतावाद किसी निश्चित आदर्श समाज की परिकल्पना नहीं करता। प्रमुख विद्वानों के विचार क्या थे, तो भिक्खू पारेख ने बताया कि गांधी आधुनिक सभ्यता के सबसे प्रभावशाली आलोचकों में एक है। और रामचंद्र गुहा जी ने कहा है पर्यावरण विकेंद्रीकरण और टिकाऊ विकास के संदर्भ में गांधी जी आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। अनेक विद्वानों के अनुसार गांधी जी के विचार उत्तर आधुनिक विमर्श की दिशा में महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। उसके बाद में इनकी समकालीन प्रासंगिकता के बारे में लिख लीजिए और उसके बाद आलोचनात्मक मूल्यांकन जी निष्कर्ष। तो गांधी जी का चिंतन आधुनिक सभ्यता की आलोचना, विकेंद्रीकरण, ग्राम स्वराज, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी, सादगी, नैतिक राजनीति तथा मानव केंद्रित विकास पर आधारित है। ये सभी तत्व उत्तर आधुनिक चिंतन से गहरा साम्य रखते हैं। यद्यपि गांधी सत्य एवं नैतिकता को सार्वभौमिक मानते हैं और इस कारण वे शुद्ध उत्तर आधुनिक विचारक नहीं कहे जा सकते, फिर भी आधुनिक सभ्यता की उनकी आलोचना तथा वैकल्पिक
विकास मॉडल उन्हें उत्तर आधुनिक विमर्श की महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी समाजवाद का सिद्धांत। तो गांधी जी ने जो समाजवाद पे जिक्र किया है उसका वर्णन करेंगे, उसका आधार क्या था, उसकी क्या रूपरेखा थी। तो प्रस्तावना है, महात्मा गांधी आधुनिक भारत के महान राजनीतिक विचारक, समाज सुधारक और स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। उन्होंने सत्य, अहिंसा, प्रेम, नैतिकता और मानव कल्याण पर आधारित समाज की कल्पना की। गांधी जी का समाजवाद पश्चिमी समाजवाद से भिन्न था। उनका समाजवाद वर्ग संघर्ष, हिंसा, राज्य की निरूपण शक्ति पर आधारित नहीं था, बल्कि सत्य, अहिंसा, नैतिकता, सहयोग, श्रम की गरिमा, ग्राम स्वराज और ट्रस्टीशिप पर आधारित था। इसलिए इसे गांधीवादी समाजवाद कहा जाता है। गांधीवादी समाजवाद का अर्थ क्या है? तो गांधीवादी समाजवाद का उद्देश्य ऐसा समाज स्थापित करना है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त हो, किसी प्रकार का शोषण न हो, धन और संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग हो तथा प्रत्येक व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। गांधी जी का विश्वास था कि आर्थिक समानता हिंसा या बलपूर्वक संपत्ति छीनकर नहीं, बल्कि नैतिक परिवर्तन और स्वैच्छिक सहयोग से स्थापित की जानी चाहिए। उसके बाद गांधी समाजवाद के आधार क्या थे? तो पॉइंट नंबर 1 है सत्य और अहिंसा। गांधी जी के समाजवाद का मूल आधार सत्य और अहिंसा है। उनका विश्वास था कि स्थायी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन केवल अहिंसक साधनों से ही संभव है। वे हिंसक क्रांति और रक्तपात के विरोधी थे। 2 नंबर है सर्वोदय। तो गांधी जी का लक्ष्य केवल किसी एक वर्ग का कल्याण नहीं, बल्कि सभी का कल्याण सर्वोदय था। समाज का विकास तभी सार्थक है जब उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। 3 नंबर पॉइंट है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। तो गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार धनवान व्यक्ति अपनी संपत्ति का स्वामी नहीं, बल्कि समाज का ट्रस्टी होना चाहिए। उसे अपनी संपत्ति का उपयोग समाज के हित और गरीबों के कल्याण के लिए करना चाहिए। कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है कहीं तो उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको साथ साथ में बताता जा रहा हूँ। 4 नंबर पॉइंट है आर्थिक समानता। तो गांधी जी अत्यधिक आर्थिक विषमता के विरोधी थे। वे चाहते थे कि समाज में धन का न्यायपूर्ण वितरण हो तथा प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध हो। 5 नंबर टॉप पॉइंट है ग्राम स्वराज। गांधी जी के समाजवाद का केंद्र गांव था। उनका विश्वास था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। प्रत्येक गांव आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर हो तथा स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक शासन स्थापित हो। 6 नंबर पॉइंट है कुटीर एवं लघु उद्योग। गांधी जी बड़े उद्योगों की तुलना में कुटीर और लघु उद्योगों को अधिक महत्व देते थे। उनका मानना था कि इससे बेरोजगारी कम होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा। 7 नंबर पॉइंट है श्रम की गरिमा। गांधी जी शारीरिक श्रम का सम्मानजनक मानते थे। उनका विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदारी से श्रम करना चाहिए और श्रम को सामाजिक प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। 8 नंबर पॉइंट है विकेंद्रीकरण। गांधी जी राजनीति और आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। वे सत्ता और संसाधनों के अत्यधिक विकेंद्रीकरण को समाज के लिए हानिकारक मानते थे। नैतिकता और आत्म संयम। गांधी जी समाजवाद केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक नैतिक जीवन दर्शन है। इसमें सादगी, संयम, सत्यनिष्ठा, सेवा और परोपकार को विशेष महत्व दिया है। 10 नंबर पॉइंट है वर्ग सहयोग। 10 नंबर पॉइंट क्या है? वर्ग सहयोग। मार्क्सवादी समाजवाद वर्ग संघर्ष पर बल देता है, जबकि गांधीवादी वर्ग सहयोग में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि पूंजीपति और श्रमिक परस्पर सहयोग एवं नैतिक उत्तरदायित्व के आधार पर समाज का विकास कर सकते हैं। अब गांधीवादी समाजवाद की विशेषताएं देख लेते हैं। तो सत्य और अहिंसा पर आधारित व्यवस्था थी, शोषण मुक्त समाज की स्थापना, आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय, ग्राम स्वराज एवं विकेंद्रीकरण, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, श्रम की गरिमा, नैतिक राजनीति और जनसेवा, मानव कल्याण तथा सर्वोदय की भावना। अब इसके बाद गांधीवादी समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद में अंतर स्पष्ट कर देंगे।
फिर उसके बाद गांधीवादी समाजवाद का महत्व। तो गांधीवादी समाजवाद आज भी सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, आत्मनिर्भरता, ग्रामीण विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। आत्मनिर्भर भारत, ग्राम विकास, सहकारी संस्थाओं और सतत विकास की अनेक अवधारणाओं में गांधी जी के विचारों की झलक दिखाई देती है। अब आगे गांधीवादी समाजवाद की आलोचना। तो कुछ विद्वानों का मत है कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत व्यवहार की पूरी तरह सफल नहीं हो सकता, क्योंकि यह पूंजीपतियों की नैतिकता पर निर्भर करता है। बड़े उद्योगों के युग में केवल कुटीर उद्योगों से सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति कठिन मानी जाती है। फिर भी गांधी जी का समाजवाद मानवीय मूल्यों, नैतिकता और सामाजिक न्याय पर आधारित होने के कारण आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब मैंने जो PDF का जो लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में डालूँगा, तो उसका पासवर्ड जो रहेगा वो मैंने इसमें मेंशन कर दिया है, VMOU@MAPS09। ये पासवर्ड डालने पे PDF खुल जाएगी, तो आप PDF रीड कर लेना। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, उसके बाद आप PDF डाउनलोड कर लें, क्योंकि PDF में थोड़ा अलग मैटर है और वीडियो में थोड़ा अलग मैटर है। PDF का पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करना है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। ग्राम स्वराज पर गांधी जी के विचार क्या थे? तो प्रस्तावना। महात्मा गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता, समाज सुधारक तथा राजनीतिक विचारक थे। उनके राजनीतिक दर्शन में ग्राम स्वराज का विशेष स्थान है। गांधी जी का विश्वास था कि भारत की वास्तविक शक्ति उसके गांव में निहित है। उनका प्रसिद्ध कथन था, भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है। इसलिए उन्होंने ऐसे भारत की कल्पना की जहां प्रत्येक गांव आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर तथा स्वशासित हो। गांधी जी के अनुसार ग्राम स्वराज केवल स्थानीय शासन की व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक आदर्श जीवन पद्धति है जो सत्य, अहिंसा, समानता, स्वावलंबन और लोकतंत्र पर आधारित है। ग्राम स्वराज का अर्थ है, ग्राम स्वराज का अर्थ क्या है? ऐसा स्वशासित, आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक गांव जहां प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हो, सभी निर्णय ग्राम सभा द्वारा लिए जाए और ग्राम अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके। गांधी जी के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब भारत का प्रत्येक गांव अपने विकास और प्रशासन का संचालन स्वयं कर सके। ग्राम स्वराज की अवधारणा। तो गांधी जी ने ग्राम स्वराज को केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में देखा। उनका उद्देश्य ऐसे गांव का निर्माण करना था जहां शोषण, गरीबी, बेरोजगारी, अस्पृश्यता और असमानता का स्थान सहयोग, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय ले। ग्राम स्वराज के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है आत्मनिर्भर गाँव, नंबर 2 है पंचायत आधारित स्वशासन। आत्मनिर्भर गांव में गांधी जी चाहते थे कि प्रत्येक गांव अपनी आवश्यकता वस्तुएं जैसे अन्न, वस्त्र, तेल, दूध तथा अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करे। इससे गांव आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनेगा। अब पंचायत आधारित स्वशासन के अंदर गांधी जी ग्राम पंचायत को लोकतंत्र की मूल इकाई मानते थे। उनके अनुसार गाँव का प्रशासन ग्राम सभा और पंचायत के माध्यम से संचालित होना चाहिए तथा प्रत्येक नागरिक को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। 3 नंबर पॉइंट डाल के लिखेंगे विकेंद्रीकरण। गांधी जी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। उनका मानना था कि सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, इसलिए शासन की शक्ति का गांव तक पहुंचना आवश्यक है। नंबर 4 है कुटीर एवं लघु उद्योग। गांधी जी ने खादी, चरखा, हस्तशिल्प तथा कुटीर उद्योगों को ग्राम स्वराज का आधार माना। उनका विश्वास था कि इससे रोजगार बढ़ेगा, गरीबी कम होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। 5 नंबर है सामाजिक समानता। तो गांधी जी जाति, छुआछूत, ऊंच नीच तथा सभी प्रकार के भेदभाव के विरोधी थे। ग्राम स्वराज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर प्राप्त होने चाहिए। नंबर 6 है शिक्षा। तो गांधी जी ने नई तालीम का समर्थन किया। उनके अनुसार शिक्षा जीवन उपयोगी, श्रमाधारित तथा मातृभाषा में होना चाहिए ताकि ग्रामीण समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। प्रश्न नंबर 7 है स्वच्छता और स्वास्थ्य। तो ग्राम स्वराज में स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा स्वच्छ वातावरण को अत्यधिक महत्व दिया गया है। गांधी जी स्वयं सफाई कार्य को सामाजिक सेवा का महत्वपूर्ण अंग मानते थे। 8 नंबर है नैतिकता और अहिंसा। ग्राम स्वराज का आधार सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहयोग और नैतिक जीवन है। गांधी जी के अनुसार समाज का वास्तविक विकास नैतिक मूल्यों के बिना संभव नहीं है। नंबर 9 है महिला सशक्तिकरण। तो गांधी जी महिलाओं का समाज और ग्राम विकास का समान भागीदार मानते थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, सम्मान और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का समर्थन किया। पर्यावरण संरक्षण। तो गांधी जी प्रकृति के साथ संतुलित जीवन के पक्षधर थे। ग्राम स्वराज में प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग तथा पर्यावरण संरक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। अब ग्राम स्वराज के उद्देश्य क्या क्या है? तो आत्मनिर्भर ग्रामों की स्थापना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण,
आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय, कुटीर उद्योगों का विकास, बेरोजगारी और गरीबी का उन्मूलन, ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता का विकास, नैतिक एवं अहिंसक समाज की स्थापना। अब ग्राम स्वराज का महत्व क्या है? तो लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करना, ग्रामीण विकास और रोजगार को बढ़ावा देना, स्थानीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाता है, आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को सशक्त बनाता है, सतत एवं समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त करना। अब ग्राम स्वराज की आलोचना भी तो हुई थी। तो कुछ विद्वानों का मत है कि आधुनिक औद्योगिक और वैश्विक अर्थव्यवस्था में पूर्णतः आत्मनिर्भर गांवों की कल्पना व्यवहारिक नहीं है। बड़े उद्योगों, आधुनिक तकनीकी और वैश्विक व्यापार के युग में केवल कुटीर उद्योगों पर आधारित अर्थव्यवस्था पर्याप्त नहीं मानी जाती। फिर भी गांधी जी ने विकेंद्रीकरण, स्थानीय स्वशासन, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के विचार आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। इसके बाद वर्तमान समय में ग्राम स्वराज की प्रासंगिकता, ये पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास योजनाएं, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, स्थानीय स्वशासन इत्यादि। प्रश्न नंबर 7 है आधुनिक राज्य की गांधी द्वारा आलोचना। तो आलोचना में सबसे पहले प्रस्तावना देख लेते हैं। महात्मा गांधी केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता ही नहीं बल्कि एक मौलिक राजनीतिक दार्शनिक भी थे। उन्होंने आधुनिक राज्य, औद्योगिक सभ्यता और केंद्रीकृत सत्ता की गहन आलोचना की। गांधी जी का मानना था कि आधुनिक राज्य मनुष्य की स्वतंत्रता, नैतिकता और आत्मनिर्भरता के लिए बाधक बन सकता है। उनके अनुसार राज्य का उद्देश्य जनता की सेवा होना चाहिए, न कि उस पर प्रभुत्व स्थापित करना। इसलिए उन्होंने विकेंद्रीकृत, अहिंसक और नैतिक राज्य की कल्पना प्रस्तुत की है। आधुनिक राज्य की अवधारणा। आधुनिक राज्य वह राजनीतिक संस्था है जिसके पास निश्चित भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता तथा सरकार होती है। आधुनिक राज्य कानून बनाता है, कर वसूलता है, प्रशासन चलाता है तथा सेना और पुलिस के माध्यम से व्यवस्था बनाए रखता है। गांधी जी ने इस प्रकार के अत्यधिक केंद्रीकृत और शक्ति प्रधान राज्य की आलोचना की है। अब क्या आलोचना की है? तो राज्य हिंसा का संगठित रूप है। गांधी जी का सबसे प्रसिद्ध विचार था कि राज्य संगठित और वैधानिक हिंसा का प्रतीक है। उनके अनुसार राज्य कानून, पुलिस, सेना और दंड के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। चूंकि गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे, इसलिए वे हिंसा पर आधारित राज्य व्यवस्था को आदर्श नहीं मानते थे। नंबर 2 है सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण। तो गांधी जी का मानना था कि आधुनिक राज्य में सत्ता कुछ व्यक्तियों या संस्थाओं के हाथों में केंद्रित हो जाती है। इससे जनता की भागीदारी कम हो जाती है और लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज का समर्थन भी किया था। 3 नंबर है व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन। तो गांधी जी के अनुसार आधुनिक राज्य व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक हस्तक्षेप करता है। इससे नागरिकों की स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और नैतिक विकास प्रभावित होता है। वे चाहते थे कि राज्य का नियंत्रण न्यूनतम हो और व्यक्ति का अधिकतम स्वतंत्रता मिले। 4 नंबर है नैतिकता का भाव। तो गांधी जी का मानना था कि आधुनिक राज्य नैतिक मूल्यों की अपेक्षा शक्ति, कानून और प्रशासन पर अधिक निर्भर रहता है। उन्होंने राजनीति को सत्य, अहिंसा और नैतिक से जोड़ने पर बल दिया था। 5 नंबर है औद्योगिक सभ्यता का समर्थन। तो गांधी जी आधुनिक राज्य को औद्योगिक पूंजीवाद का समर्थक मानते थे। उनके अनुसार बड़े उद्योग मशीनों का अत्यधिक उपयोग कर पूंजी का केंद्रीकरण, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता और शोषण को बढ़ाते हैं। 6 नंबर है शोषणकारी व्यवस्था। गांधी जी के अनुसार आधुनिक राज्य कई बार शक्तिशाली वर्गों के हितों की रक्षा करता है और गरीबों, किसानों तथा श्रमिकों की उपेक्षा करता है। उन्होंने ऐसी व्यवस्था का विरोध किया जिसमें कुछ लोगों के हाथों में धन और शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण हो। 7 नंबर है युद्ध और सैन्यवाद। तो गांधी जी आधुनिक राज्यों की हथियारों की होड़ और युद्ध की नीति के विरोधी थे। उनका विश्वास था कि युद्ध मानवता के लिए विनाशकारी है और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान अहिंसा एवं संवाद से होना चाहिए। 8 नंबर है नौकरशाही की आलोचना। तो गांधी जी का मत था कि अत्यधिक नौकरशाही जनता और शासन के बीच दूरी पैदा करती है। इससे प्रशासन जटिल, खर्चीला और जनता से दूर हो जाता है। 9 नंबर है बहुमत की सीमाएं। तो गांधी जी लोकतंत्र के समर्थक थे, लेकिन वे केवल बहुमत के शासन को पर्याप्त नहीं मानते थे। उनका विचार क्या था कि यदि बहुमत नैतिकता और न्याय के विरुद्ध कार्य करे तो उसका विरोध करना नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है। 10 नंबर पॉइंट में क्या है? राज्य पर अत्यधिक निर्भरता। तो गांधी जी चाहते थे कि समाज अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करे। उनका मानना था कि यदि हर कार्य के लिए राज्य पर निर्भरता बढ़ेगी तो समाज की आत्मनिर्भरता और नागरिकों की पहल समाप्त हो जाएगी। अब गांधी जी का आदर्श राज्य क्या है? तो गांधी जी का आदर्श राज्य आधुनिक राज्य की आलोचना के साथ साथ गांधी जी ने एक आदर्श राज्य की कल्पना प्रस्तुत की। ग्राम स्वराज पर आधारित शासन, सत्ता का विकेंद्रीकरण, अहिंसा और सत्य पर आधारित राजनीति, न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप, पंचायत आधारित लोकतंत्र, आर्थिक विकेंद्रीकरण और कुटीर उद्योग,
सामाजिक समानता और सर्वधर्म समभाव, नैतिकता एवं जनसेवा पर आधारित प्रशासन। आधुनिक राज्य की आलोचना का महत्व। तो लोकतंत्र को अधिक जनोन्मुख बनाने की प्रेरणा, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया, मानवाधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, नैतिक राजनीति की स्थापना, ग्रामीण विकास और स्थानीय स्वशासन पर जोर दिया गया, शांति और अहिंसा पर आधारित विश्व व्यवस्था का समर्थन किया गया। गांधी जी के विचारों की आलोचना भी हुई थी। तो कुछ विद्वानों का मत है कि आधुनिक जटिल समाज में न्यूनतम राज्य की अवधारणा व्यवहारिक नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा, आधुनिक अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना के विकास के लिए एक सक्षम राज्य आवश्यक माना जाता है। फिर भी गांधी जी की सत्ता के विकेंद्रीकरण, नैतिक राजनीति और अहिंसा की अवधारणा आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। गांधी जी का समकालिक महत्व, ये मैंने डाल दिया है, ये प्रश्न आप देख लेना, मेरे को थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा इसलिए मैंने डाल दिया इसको। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देख लेना, आप पॉइंट डाल देना। प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। राष्ट्रभाषा पर गांधी जी के विचार क्या है? तो महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता होने के साथ साथ एक दूरदर्शी राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतक भी थे। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में भाषा की भूमिका का अत्यंत महत्वपूर्ण माना। गांधी जी का विश्वास था कि किसी भी राष्ट्र की एकता, सांस्कृतिक पहचान और लोकतांत्रिक विकास के लिए ऐसी भाषा आवश्यक है जिसे देश की अधिकांश जनता समझ और बोल सके। इसी कारण उन्होंने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने का समर्थन किया। उनके अनुसार राष्ट्रभाषा केवल संचार का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता, स्वदेशी भावना और सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता का आधार भी है। राष्ट्रभाषा की अवधारणा। तो गांधी जी के अनुसार राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो राष्ट्र की अधिकांश लोगों द्वारा बोली, समझी और अपनाई जाए तथा जो देश के विभिन्न क्षेत्रों, वर्गों और समुदायों को एक सूत्र में बांध सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विदेशी भाषा कभी भी किसी राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्त नहीं कर सकती। गांधी जी के राष्ट्रभाषा संबंधी प्रमुख विचार क्या क्या थे? तो हिंदी राष्ट्रभाषा हो। पहला विचार क्या था? तो हिंदी राष्ट्रभाषा हो। गांधी जी हिंदी और उर्दू के सरल एवं जनसुलभ रूपी हिंदुस्तानी को भारत की राष्ट्रभाषा मानते थे। उनका विश्वास था कि यह भाषा उत्तर और दक्षिणी, हिंदू और मुसलमान तथा विभिन्न प्रांतों के लोगों के बीच संपर्क सशक्त माध्यम बन सकती है। 2 नंबर अंग्रेजी का सीमित महत्व। 3 नंबर है मातृभाषा में शिक्षा। 4 नंबर है राष्ट्रीय एकता का माध्यम। 5 नंबर है स्वदेशी भावना का विकास। 6 नंबर है भारतीय भाषाओं का सम्मान। 7 नंबर लोकतंत्र और राष्ट्रभाषा। 8 नंबर है सरल और जनसुलभ भाषा। तो गांधी जी अत्यधिक कठिन, संस्कृत निष्ठ या फारसी निष्ठ भाषा के पक्ष में नहीं थे। वे ऐसी सरल, सहज और व्यवहारिक भाषा चाहते थे जिसे देश का सामान्य नागरिक आसानी से समझ सके। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रभाषा के संबंध में कुछ प्रयास भी किए थे। तो हिंदी प्रचार के लिए अनेक सभाओं और सम्मेलनों में भाग लिया था। दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस के कार्यों में भारतीय भाषाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित किया। राष्ट्रव्यापी संपर्क के लिए हिंदी हिंदुस्तानी के प्रचार पर बल दिया और शिक्षा प्रशासन में भारतीय भाषाओं के उपयोग का समर्थन किया। अब गांधी जी के राष्ट्रभाषा विचारों का महत्व क्या था? तो राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा दिया, भारतीय भाषाओं के सम्मान की चेतना विकसित की, लोकतांत्रिक शासन को जन सामान्य से जोड़ने का प्रयास किया, शिक्षा को अधिक प्रभावी और जनोन्मुख बनाने पर बल दिया। तो गांधी जी के विचारों की आलोचना भी हुई थी। तो कुछ विद्वानों द्वारा दक्षिणी भारत के नेताओं ने आशंका व्यक्त की कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने से अन्य भारतीय भाषाओं की उपेक्षा हो सकती है। भाषाई विविधता वाले भारत में एक ही भाषा को पूरे देश में लागू करना व्यवहारिक चुनौती माना गया। फिर भी गांधी जी ने हमेशा स्पष्ट किया कि केवल वे सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करते हैं और राष्ट्रभाषा का उद्देश्य केवल राष्ट्रीय संपर्क को सुदृढ़ करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है ट्रस्टीशिप पर महात्मा गांधी के विचार। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों में ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यह उनके आर्थिक दर्शन का मूल आधार है। गांधी जी का उद्देश्य ऐसा समाज स्थापित करना था जिसमें आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय और मानवीय मूल्यों का विकास हो। वे पूंजीवादी और साम्यवाद दोनों की सीमाओं से परिचित थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसे वैकल्पिक मार्ग का प्रतिपादन किया जिसमें धन और संपत्ति का उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया जाए। इसी विचार को उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहा। ट्रस्टीशिप का अर्थ क्या है? तो ट्रस्टीशिप का अर्थ है न्यायधारिता। गांधी जी के अनुसार जो व्यक्ति धन, संपत्ति, उद्योग या संसाधनों का स्वामी है वह उनका वास्तविक मालिक है।
बल्कि समाज की ओर से उनका ट्रस्टी है। उसे अपनी संपत्ति का उपयोग केवल व्यक्तिगत विलासिता के लिए नहीं बल्कि समाज के हित, गरीबों के कल्याण और राष्ट्र की उन्नति के लिए करना चाहिए। गांधी जी का विश्वास था कि समाज की संपत्ति पर प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक अधिकार है, इसलिए संपन्न वर्ग को अपनी अतिरिक्त संपत्ति का उपयोग समाज के हित के लिए करना चाहिए। अब ट्रस्टीशिप सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भारत में आर्थिक विषमता, गरीबी, बेरोजगारी और शोषण की समस्याएं गंभीर थी। एक और कुछ लोगों के पास अत्यधिक धन था, जबकि दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित थे। गांधी जी ने माना कि हिंसक क्रांति या संपत्ति की जब्ती से स्थायी समाधान नहीं निकलेगा, इसलिए उन्होंने नैतिक परिवर्तन पर आधारित ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रस्तुत किया। संवाद, नैतिकता और स्वैच्छिक सहयोग से होना चाहिए। 5 नंबर है पूंजी और श्रम का सहयोग। तो गांधी जी पूंजीपति और श्रमिक का विरोधी वर्ग नहीं मानते थे। उनके अनुसार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और सहयोग से समाज का विकास संभव है। 6 नंबर है सीमित उपभोग। तो गांधी जी सादा जीवन और सीमित आवश्यकताओं के पक्षधर थे। उनका मानना था कि मनुष्य को आवश्यकता के अनुसार उपभोग करना चाहिए, लोभ और संग्रह की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। 7 नंबर है सामाजिक न्याय। तो ट्रस्टीशिप का अंतिम उद्देश्य ऐसा समाज बनाना है जिसमें किसी का शोषण न हो तथा सभी को समान अवसर और समान प्राप्त हो। ट्रस्टीशिप के उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक असमानता को कम करना, शोषण मुक्त समाज की स्थापना, धन का न्यायपूर्ण उपयोग, सामाजिक न्याय और समान अवसर, पूंजी और श्रम के बीच सहयोग, अहिंसक सामाजिक परिवर्तन, समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान। तो ट्रस्टीशिप के लाभ क्या है? सामाजिक समरसता और वर्ग सहयोग को बढ़ावा मिलता है, हिंसक संघर्ष और क्रांति की संभावना कम होती है, धन का उपयोग जन कल्याण में होता है, आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय स्थापित होता है, नैतिक मूल्यों और मानवीय दृष्टिकोण को प्रोत्साहन मिलता है। ट्रस्टीशिप की आलोचना भी, तो आलोचना क्या थी? यह सिद्धांत पूंजीपतियों की नैतिकता और सद्भावना पर निर्भर करता है। इसमें अतिरिक्त संपत्ति के वितरण की कोई बाध्यकारी व्यवस्था नहीं है। आधुनिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में इसका पूर्ण पालन कठिन माना जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि इससे आर्थिक असमानता पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकती। प्रश्न नंबर 11 है महात्मा गांधी पर विभिन्न प्रभाव। तो किस किस के प्रभाव महात्मा गांधी पर पड़े थे? तो महात्मा गांधी केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता नहीं थे। ये ऊपर वाली जो प्रस्तावना के अंदर 3-4 लाइन है, इसको फिक्स रट्टा मार लो। ये हर प्रश्न में जहाँ भी महात्मा गांधी के बारे में पूछे यही उसमें चिपका दो। अब पॉइंट नंबर 1 डाल के लिखेंगे पारिवारिक प्रभाव। तो गांधी जी के जीवन पर उनकी माता पुतलीबाई का गहरा प्रभाव पड़ा। वे अत्यंत धार्मिक, सत्यनिष्ठ और उपवास प्रिय थी। उनसे गांधी जी ने सत्य, आत्मसंयम, सेवा, करुणा और धार्मिक सहिष्णुता का संस्कार प्राप्त किया। उनके पिता करमचंद गांधी से उन्होंने ईमानदारी, न्यायप्रियता और कर्तव्य निष्ठा सीखी। 2 नंबर है भारतीय धर्म एवं संस्कृति का प्रभाव। तो उन पे अलग अलग धर्म का भी प्रभाव पड़ा। सबसे पहले हिंदू धर्म से गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, निष्काम कर्म, आत्मा की अमरता तथा स्वधर्म स्वभाव की शिक्षा ग्रहण की। वे भगवत गीता को अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते थे। उसके बाद जैन धर्म से गांधी जी ने अहिंसा, अपरिग्रह, आत्मसंयम और सभी जीवों के प्रति दया का सिद्धांत ग्रहण किया। बौद्ध धर्म से उन्होंने करुणा, प्रेम, त्याग, मध्यम मार्ग और मानव सेवा की प्रेरणा दी। ईसाई धर्म से बाइबल, विशेषकर पर्वत उपदेश ने गांधी जी को प्रेम, क्षमा, विनम्रता और स्त्रियों से भी प्रेम करने की शिक्षा दी। इस्लाम से गांधी जी को समानता, भाईचारा, सादगी और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना ग्रहण की। 3 नंबर में भगवद गीता का प्रभाव ज़्यादा पड़ा उनके ऊपर। गीता को अपनी आध्यात्मिक माता कहा। गीता ने उन्होंने निष्काम कर्म, आत्मसंयम, निर्भयता, कर्तव्य पालन तथा लोक कल्याण का संदेश ग्रहण किया। उनकी प्रसिद्ध कृति अनासक्ति योग गीता की ही उनकी व्याख्या है। 4 नंबर है लियो टोल्स्टॉय का भी प्रभाव पड़ा। रूसी दार्शनिक थे। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू ने गांधी जी को गहराई से प्रभावित किया। टोल्स्टॉय से उन्होंने प्रेम, अहिंसा, नैतिक शक्ति और अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रतिरोध की प्रेरणा प्राप्त की। जॉन रस्किन से भी प्रभावित हुए। अंग्रेज विचारक की पुस्तक अनटू द लास्ट पढ़ने के बाद गांधी जी के आर्थिक और सामाजिक विचारों में परिवर्तन आया। इससे उन्होंने सीखा कि सभी प्रकार के श्रम समान रूप से सम्माननीय है, प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण में ही समाज का कल्याण है तथा श्रम और सादगी पर आधारित जीवन सर्वोत्तम है। 6 नंबर है हेनरी डेविड थोरो का भी प्रभाव पड़ा। अमेरिकी दार्शनिक के सिविल
डिसओबीडियंस सिद्धांत ने गांधी जी को अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए प्रेरणा दी। इसी से सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन को वैचारिक आधार मिला। 7 नंबर है गोपाल कृष्ण गोखले का प्रभाव। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने गांधी जी का उदारवाद, संवैधानिक राजनीति, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, धैर्य और जनसेवा की शिक्षा दी। 8 नंबर है भारतीय संत परंपरा का प्रभाव। कबीर, तुलसीदास, नरसिंह मेहता, स्वामी विवेकानंद और अन्य संतों के विचारों से गांधी जी प्रभावित हुए और सत्य, समानता, सेवा, भक्ति और मानवता की प्रेरणा दी। नरसिंह मेहता का भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए गांधी जी का प्रिय भजन था। 9 नंबर है दक्षिण अफ्रीका के अनुभव का भी प्रभाव पड़ा। 10 नंबर पे है भारतीय समाज की परिस्थितियाँ। भारत की गरीबी है, शिक्षा, छुआछूत, जातीय भेदभाव, किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति ने गांधी जी को समाज सुधार के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन, ग्राम स्वराज, खादी, स्वदेशी और रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया। गांधी जी के विचारों इन प्रभावों का परिणाम क्या निकला? तो गांधी जी ने अनेक मौलिक सिद्धांत विकसित किए। सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, ग्राम स्वराज, स्वदेशी, खादी एवं कुटीर उद्योग, सर्वधर्म समभाव, सामाजिक समानता, नैतिक राजनीति इत्यादि। अब एक प्रश्न नंबर 11 है आधुनिक राजनीति सिद्धांत को जॉन रोल्स का योगदान क्या है? तो आधुनिक युग के सबसे प्रभावशाली राजनीति दार्शनिकों में से एक है। उन्होंने 20वीं शताब्दी में राजनीति दर्शन को नई दिशा प्रदान की। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 ने आधुनिक राजनीति सिद्धांत में न्याय, समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के संबंध में नई बहस को जन्म दिया। रोल्स ने उदारवाद को नैतिक आधार प्रदान करते हुए न्याय के रूप में निष्पक्षता, जस्टिस ऑफ फेयरनेस का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके विचारों ने आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अत्यधिक प्रभावित किया। अब जॉन रोल्स का राजनीतिक दर्शन बताना है। तो रोल्स का उद्देश्य ऐसी न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, स्वतंत्रता प्राप्त हो तथा समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के हितों की भी रक्षा हो। उन्होंने उपयोगितावाद की आलोचना करते हुए कहा कि बहुसंख्यकों के लाभ के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अपेक्षा उचित नहीं है। तो इसके बाद आधुनिक राजनीति सिद्धांत में जॉन रोल्स का योगदान क्या था? तो नंबर 1 है न्याय के रूप में निष्पक्षता, जस्टिस एज फेयरनेस। 2 नंबर है मूल स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन। नंबर 3 है ज्ञान का आवरण, विल ऑफ इग्नोरेंस। 4 नंबर पे है न्याय के 2 सिद्धांत कौन कौन से? समान स्वतंत्रता का सिद्धांत और अंतर सिद्धांत। 5 नंबर पे उपयोगितावाद की आलोचना करी थी। 6 नंबर पे समान अवसर की अवधारणा। 7 नंबर पे कल्याणकारी राज्य का समर्थन। 8 पे उदारवाद का नया स्वरूप। 9 पे लोकतंत्र और मानवाधिकार। 10 नंबर पे वैश्विक राजनीति चिंतन पर प्रभाव। अब जॉन रोल्स के विचारों का महत्व क्या था? तो आधुनिक राजनीति दर्शन को पुनर्जीवित किया, न्याय को राजनीति सिद्धांत का केंद्रीय विषय बनाया, स्वतंत्रता और समानता के बीच संतुलन स्थापित किया, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को मजबूत वैचारिक आधार दिया, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विकसित किया, कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा पर बल दिया और इनकी आलोचना भी हुई थी। तो रॉबर्ट नोजिक ने कहा है कि रोल्स को अंतर सिद्धांत व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकारों का पर्याप्त सम्मान नहीं करता। सामुदायिक विचारकों ने कहा है कि रोल्स व्यक्ति को समाज से अलग मानते हैं। मार्क्सवादी विचारकों ने क्या कहा है? वे पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के बजाय उसे अधिक न्यायपूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि मूल स्थिति और अज्ञान का आवरण केवल काल्पनिक अवधारणाएं हैं। अब ये अपने सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। सबसे ज़्यादा स्कोर आप इसी पेपर से ही कर सकते हो। बाकी PDF का लिंक मैंने कमेंट में डाल दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और पासवर्ड आपको मैंने बता दिया है, तो वहाँ से डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।